हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सीईटी अड्डा 24/7। माय नेम इज अनीता शर्मा और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में। तो पहले जो हमने जो पार्ट किया था उसमें सारी डिस्कवरीज के बारे में पता कर लिया था कि हड़प्पा सिविलाइजेशन की डिस्कवरी कब, कहाँ और कैसे स्टार्ट होती है। इसके पीछे की इंटरेस्टिंग स्टोरी भी मैंने बताई थी, जाकर के अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी है तो जाकर जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि बच्चे ये जो चैप्टर है ना, ये इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ में बहुत ज्यादा नॉलेजेबल भी है। चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दे दीजिए, उसमें हड़प्पा सिविलाइजेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसके डिस्कवरी के रिगार्डिंग और इसकी इंपॉर्टेंट साइट्स के रिगार्डिंग, इसके एंड होने के रिगार्डिंग तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ध्यान से समझिएगा और खास करके आपके सीयूटी और बोर्ड एग्जाम के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, राइट। तो आज हम बात करने वाले हैं द हड़प्पा सिविलाइजेशन के इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे कि हमें पता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, ठीक है। और इसकी डिस्कवरी की गई थी आज से लगभग 3300 बीसी से 1300 बीसी के बीच में इसको डिस्कवर किया गया था। इसका टाइम पीरियड बताया गया है। और ये जो है न्यू एज पाकिस्तान, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, मतलब कि अगर हम बात करें कि इसके जो साइट्स हैं वो इंडिया और पाकिस्तान में दोनों में पाए गए हैं, ठीक है। अब अगर बात करते हैं कि अभी तक जो है इसकी जितनी भी साइट्स डिस्कवर की जा चुकी हैं, तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में बताया गया कि कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट साइट्स थी जहां से बहुत ज्यादा बल्क में उनको चीजें मिली। बाकी अभी भी डिस्कवरी चल रही है, तो देखते हैं आगे आगे क्या अपडेशन होती रहती है, राइट। तो द साइट्स ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन फर्स्ट अपीयर्ड इन द रिवर ऑफ इंडस बैंक। तो हड़प्पा, पूरी की पूरी हड़प्पा सिविलाइजेशन कौन सी रिवर के पास लोकेटेड थी? इंडस रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज के पास में, राइट। तो इसके ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी थी? रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब और सतलज। इनके ट्रिब्यूटरीज के आसपास में ये पूरी सिविलाइजेशन जो थी वो लोकेटेड थी। मेन रिवर की बात आती है तो इंडस रिवर, बाकी सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज। क्लियर है। अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं आगे इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ हड़प्पा की। तो इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट साइट्स है? तो यहां पर देखना, हड़प्पा है, मोहनजोदारो है, लोथल है, धोलावीरा, चन्हुदारो, बनावली, कालीबंगा। तो स्पेशली आज की इस वीडियो में हम इन्हीं पर डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी साइट से क्या चीज डिस्कवर हुई और ये साइट जो है वो क्यों फेमस है। क्लियर है। चलिए, तो हम बात करते हैं किसकी, आगे की कहानी पर। तो आगे क्या आता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है वो अपने ड्रेनेज सिस्टम की क्वालिटी से बहुत जाना जाता है कि इसका ड्रेनेज सिस्टम बाकी के जो भी इसकी कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थी या बाकी की जो 3 अदर सिविलाइजेशन के मैंने बारे में बताया है आपको, उनके अलावा इसकी जो एक ड्रेनेज सिस्टम था वो काफी ज्यादा मतलब मशहूर था, फेमस था, राइट। और इसके जैसा ड्रेनेज सिस्टम जो है वो दुनिया की किसी भी सिविलाइजेशन में नहीं देखा गया। अगर मैं बात करूं कि जो टॉयलेट फैसिलिटीज है ना, वो उस टाइम में भी थे। अब देखो कितने हजारों साल पहले की बात हो रही है कि टॉयलेट फैसिलिटी जो आज हम टॉयलेट यूज करते हैं, तो उससे हजारों साल पहले भी वो लोग टॉयलेट फैसिलिटीज को यूज किया करते थे। हाँ, ये था कि इतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं जितना कि आज है, लेकिन उस टाइम भी होती थी। तो अब आप ये सोचो कि वहां के लोग कितने समझदार होंगे आज से लगभग हजारों साल पहले। तो अब हम बात करते हैं किसकी, इसका ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है। द 7 most important site of the Indus Valley Civilization were unearthed and recognized as the main city। और इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, कौन कौन सी मेन सिटीज थी, राइट। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, हड़प्पा की, ठीक है। तो हड़प्पा की डिस्कवरी जो है इसी के नाम से, ये क्या है बच्चे, एक सिटी है, ठीक है। हड़प्पा सिविलाइजेशन की एक सिटी है जो कि पाकिस्तान में पड़ती है, जिसका नाम हड़प्पा है, ठीक है, जिसका नाम हड़प्पा है। और वहीं से ही क्या किया गया, ये पाकिस्तान के शाहीवाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है बच्चे, ठीक है। क्योंकि इसकी एग्जीबिशंस के जो है वो जो भी डिस्कवरी थी वो वहीं से ही स्टार्ट होती है। जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने इसकी खुदाई की, तो वो हड़प्पा नामक सिटी से ही उसकी खुदाई स्टार्ट होती है, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन रख दिया गया, राइट। और इंडस रिवर के आसपास में लोकेटेड होने की वजह से इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन रख दिया गया। तो बताया जाता है कि हड़प्पा इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट इन पंजाब, पाकिस्तान। तो ये पंजाब में, पंजाब को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया ना, एक तरफ चला गया पाकिस्तान की तरफ, दूसरा हमारे इंडिया की तरफ आ गया। तो पाकिस्तान के पंजाब में शाहीवाल डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर ये हड़प्पा नामक एक शहर है, वहां से इसकी डिस्कवरी होती है। The Bronze Age Harappa civilization, now the more often called the Indus Valley civilization, named after this site। मैंने क्या बताया, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों पड़ा? इस शहर में खुदाई के दौरान जो सबसे पहले साइट थी वो हड़प्पा ही थी, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया गया, हड़प्पा कर दिया गया, राइट। और ये किसने डिस्कवर किया था? दयाराम साहनी ने 1921 में इसकी डिस्कवरी की थी। तो सबसे पहले हड़प्पा सिटी से ही इसकी डिस्कवरी स्टार्ट होती है, इसका एक्सहिबिशंस जो है वो स्टार्ट होता है।
अब हम बात करते हैं किसकी, मोहनजोदारो की। मोहनजोदारो इज रेप्यूटेड टू सिग्निफाई द माउंट ऑफ डेड। तो मोहनजोदारो का लिटरल मीनिंग क्या है बच्चे, माउंट ऑफ डेड, यानी कि मृतकों का टीला, जिसको हिंदी में कहा जाता है, राइट। तो द आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंट साइट इट वाज द फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड इन 1922। तो राखल दास बनर्जी ने 1922 में इसकी डिस्कवरी की थी, जैसे कि हड़प्पा को डिस्कवर किया था दयाराम साहनी ने 1921 में। उसके बाद 1922 में राखल दास बनर्जी ने, ठीक है मैं यहां पर लिख देती हूं RD बनर्जी, राइट, RD बनर्जी, ठीक है, RD बनर्जी ने इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था। कब, 1922 में, राइट, 1922 में। नोट कर लेना अगर कहीं कर रहे हो तो, ठीक है, राखल दास बनर्जी। Subsequent excavation that related that the mount contained remains that was once the largest of the Indus। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे लार्जेस्ट सिटी थी, राइट, सबसे बड़ी सिटी थी। और इसमें जो है ये अपनी सिग्निफिकेंस, इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है वो क्या माना जाता है कि इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, राइट, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। कौन कौन से पार्ट में, एक तो था आपका सिटाडेल और दूसरा क्या था, लोअर टाउन। तो मैंने पहले भी बताया था कि इस मोहनजोदारो को, जो कि हड़प्पा सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा शहर माना जाता है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट जो ऊपर ऊंचाई पर जो बसा हुआ था उसको क्या बोलते हैं, सिटाडेल, उसको क्या बोलते हैं, सिटाडेल बोलते हैं। और जो नीचे वाला पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, लोअर टाउन, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, लोअर टाउन, क्लियर। तो सिटाडेल जो है वो हाइट पर बना हुआ था लेकिन एरिया में छोटा था, जबकि ये लोअर टाउन जो था वो निचाई पर था, ठीक है, और लेकिन ये एरिया में बड़ा था। जो भी ग्रेट बात है या फिर ग्रेट ग्रेनरी है वो आपकी सिटाडेल उसमें पाई गई थी, ना कि आपके लोअर टाउन में। दोनों को ही जो है फोर्टिफाइड किया गया था, बड़ी बड़ी दीवारों से उनको प्रोटेक्ट किया गया था ताकि दुश्मन जो है आकर इन पर हमला ना कर दे, इनको कोई नुकसान ना पहुंचा दे, क्लियर है। Subsequent the excavation related that the mounds of contain the remain, सबसे ज्यादा जो डेड बॉडीज के साक्ष्य मिले, माउंट्स ऑफ डेड मतलब मृतकों का टेला, सबसे बड़ी मात्रा में इसमें जो है वो मिलते हैं, डेड बॉडीज मिलते हैं, इसीलिए इसका नाम ही ये रख दिया गया, मृतकों का टेला, माउंट्स ऑफ डेड, ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं किसकी, बात करते हैं हम किसकी, लोथल की, क्लियर। ड्रेनेज सिस्टम मोहनजोदारो में, हड़प्पा में, और पूरी अगर मैं बात करूं किसकी, हड़प्पा सिविलाइजेशन की, तो ड्रेनेज सिस्टम दी बेस्ट क्वालिटी है हड़प्पा सिविलाइजेशन की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की। और मोहनजोदारो में आपको 2 मैंने बताया है कि ग्रेट बाथ और ग्रेट ग्रेनरी, और साथ साथ में एक डांसिंग गर्ल की मूर्ति भी वहां पर मिली है, और आपका जो प्रिस्ट किंग है वो भी मूर्ति वहां पर मिली है। तो कहने का मतलब ये जितनी भी फेमस साइट है वहां से कुछ ना कुछ एग्जीबिशंस के दौरान ऐसी चीजें, यूनिक चीजें निकली है जिसकी वजह से उनका एक अपना अलग इंपॉर्टेंस बताते गए हैं, अलग इनकी सिग्निफिकेंस बन जाती है, राइट। अब हम बात करते हैं किसकी, लोथल की। लोथल वाज अ वाइटल एंड थ्राइविंग ट्रेड सेंटर इन द एंशिएंट टाइम। बच्चे लोथल क्या था, ये ट्रेडिंग सेंटर था, जैसे आप इसमें देख रहे हो ना, तो हमें भी पता है कि लोथल जो है वो क्या था, डॉकयार्ड था, राइट। हड़प्पा सिविलाइजेशन का डॉकयार्ड प्लेस कहा जाता है उसको। डॉकयार्ड क्या होता है बच्चे, जहां से शिप्स जो हैं वो बोर्ड होकर चलती हैं, मतलब अगर वो दूर दराज के देशों से अगर वो ट्रेडिंग किया करते थे तो लोथल उनका क्या था, एक तरह का सी पोर्ट था, जहां से उनकी जो भी शिप्स होती थी, बोट होती थी, वो बोर्ड होकर चलती थी और वो दूसरे देशों के साथ में ट्रेड किया करते थे, राइट। सो आफ्टर दैट द वैल्यूएबल ऑर्नामेंट्स एंड रीचिंग द फार कॉर्नर्स ऑफ द वेस्ट एशिया एंड अफ्रीका। यहीं से ही, क्योंकि यहाँ से वाटर ट्रांसपोर्टेशन, यहीं से आप ये लगा लीजिए कि एक तरह का स्टेशन था, सी पोर्ट था ये, और यहीं से वो दूर दूर जाया करते थे शिप्स के थ्रू, और वहीं से ही वैल्यूएबल चीजों को दूसरे कॉर्नर तक पहुंचाया करते थे। द टेक्निक्स एंड द टूल द pioneered for the beads making and the metallurgy और have stood the test of the time for 4000 years ago, right। तो अगर बात हम करें कि इसकी लोथल की, तो लोथल के साथ साथ में काफी सारी चीजें ऐसी थी जो लोथल अपने आप में, अब जैसे मोहनजोदारो में यहाँ पर उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, बताया गया है, तो ऐसे लोथल को भी अलग अलग भागों में कैटेगराइज किया गया था। तो लोथल की जो है अपने इंपॉर्टेंस थी, लोथल की अपनी इंपॉर्टेंस होने के साथ साथ में इस तरह का आप देख रहे हैं कि वहां पर वाटर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो सबसे ज्यादा की जाती थी, और यहीं पर ही इनकी बोट बनकर जो है वो चलती थी, शिप्स बनकर चलती थी अदर दूर दराज के देशों के साथ में। अब अगर हम बात करते हैं किसकी, धोलावीरा की। धोलावीरा कहाँ है, अच्छा लोथल कहाँ पर है बच्चे, ये गुजरात में है, ठीक है। लोथल कहाँ पर है, गुजरात में, ऐसे ही धोलावीरा भी गुजरात में है। तो धोलावीरा के बारे में बताया जाता है कि धोलावीरा लोकेशन इज ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, राइट।
तो इसकी जो लोकेशन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ज्योग्राफी पढ़ते होंगे, आपको पता होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पर है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। इट इज वन ऑफ द 5 लार्जेस्ट, ये हड़प्पा सिविलाइजेशन की 5 लार्जेस्ट सिटी में से एक सिटी मानी जाती है धोलावीरा, एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट आर्कियोलॉजिकल साइट इन इंडिया बिलोंगिंग टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन, राइट। और ये इसका जो एक संबंध है वो इंडस सिविलाइजेशन से है, क्योंकि ये 5 सिटी जो बड़ी बड़ी सिटीज थी किसकी, हड़प्पा सिविलाइजेशन की, उनमें से एक सिटी ये मानी जाती है। और इसका संबंध अदर सिविलाइजेशन से ना होकर इसका संबंध हड़प्पा सिविलाइजेशन से है या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन से है। इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज हैविंग बीन द ग्रैंडेस्ट द सिटी ऑफ इट्स टाइम, ठीक है, अपने टाइम की ये सबसे बड़ी सिटी मानी जाती है, ग्रैंड सिटी मानी जाती है, राइट। उसके बाद धोलावीरा को किसने डिस्कवर किया, ये किया था 1968 में। किसने किया था, जगतपति जोशी ने, राइट, जगतपति जोशी ने। कौन सी साइट्स की डिस्कवरी किसने की थी और कौन सी रिवर के पास वो लोकेटेड था, कब हुई थी, आज के प्रेजेंट टाइम में इसकी लोकेशन क्या है, वो सारी चीजें मैंने इसके फर्स्ट पार्ट में बता दी थी। तो मैंने आपको एक स्लाइड दी थी, उसमें सारी चीजें मैंने बताई हुई थी, जाकर के उसको जरूर देखिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। उसके अब बात करते हैं किसकी, हम आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। धोलावीरा जो कंटिन्यू है, धोलावीरा लोकेशन इज अ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इट इज वन ऑफ द 5 लार्जेस्ट हड़प्पन साइट, मोस्ट ऑफ द प्रोमिनेंट आर्कियोलॉजी। अच्छा, ये हो गया था। अब हम बात करते हैं किसकी, आगे की, चन्हू दारो की, ठीक है। चन्हू दारो अपने जो है वो किस लिए फेमस था, चन्हू दारो में सबसे ज्यादा क्राफ्ट प्रोडक्शन का काम किया जाता था। ना सिर्फ क्राफ्ट प्रोडक्शन बल्कि वहां पर जो है क्या क्या चीजें की जाती थी, क्राफ्ट प्रोडक्शन के साथ में इंक्लूडिंग द, इस क्राफ्ट प्रोडक्शन में क्या क्या चीजें इंक्लूड थी, राइट। तो बीड्स मेकिंग का काम होता था, शेल कटिंग का काम होता था, मेटल वर्किंग का काम होता था, सील मेकिंग एंड द वेट मेकिंग, ये सारे काम अकेले चन्हू दारो में होते थे। अब आप सोचोगे कि मैडम इसके अलावा क्या किसी भी साइट में इस तरह का काम नहीं होता था, होता था, लेकिन यहाँ चन्हू दारो में सबसे ज्यादा ये क्राफ्ट प्रोडक्शन का काम किया जाता था। अब एक क्राफ्ट प्रोडक्शन में काफी सारे पर्सन्स इंक्लूड होते थे। फॉर एग्जांपल जैसे आपको ये माला दिखाई गई है, बीड्स की माला दिखाई गई है। अब उस बीड्स को बनाने में भी तो काफी सारे कारीगर्स लगते होंगे ना उसमें। तो जैसे मान लीजिए कोई मनका बनाना है, कोई मोती बनाना, मनका बनाना है, और उसमें क्या होगा, कोई रफ मटेरियल उसका तैयार करेगा, रफ मटेरियल तैयार करने के बाद फिर उसको कोई स्मूथ करने का काम करेगा, फिर उसमें कोई ड्रिल करने का काम करेगा, फिर उस पर कोई मेटल वर्क करने का काम करेगा, फिर उसको कोई पिरोने का काम करेगा, फिर कोई उसको एक्सपोर्ट करने का काम। तो एक प्रोडक्शन में यानी कि एक चीज को बनाने में काफी सारे लोग जो है इसमें इंक्लूड होते थे। द वैरायटी ऑफ द मटेरियल यूज टू मेक द बीड्स टू रिमार्केबल, राइट। तो ये इसमें बीड्स मेकिंग का काम होता था। सबसे ज्यादा क्राफ्ट प्रोडक्शन चन्हू दारो में होता था। ये इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए। Noodles were chipped into the rough shape and finally flaked into the final form. और फिर उसको रफ शेप में होती थी, फिर उसको स्मूथ किया जाता था और फाइनली उसको फाइनल फॉर्म तक आते आते काफी सारे लोग इसमें इंक्लूड होते थे। स्पेशलाइज्ड ड्रिल हैव बीन, और ये जो ड्रिलिंग का काम किया जाता था, ड्रिल क्या होता है, ये जो होल होते हैं ना, मतलब मनके में जो होल करने का काम किया जाता है उसको ड्रिल कहा जाता है, राइट। और ड्रिल करने का काम भी कहाँ किया जाता था, स्पेशलाइज्ड ड्रिल हैव बीन फाउंड एट द मोहनजोदारो, चन्हू दारो, लोथल एंड रिसेंटली धोलावीरा। तो अभी मैंने क्या बताया था कि उनमें भी काम होता था, चन्हू दारो के अलावा उनमें भी क्राफ्ट प्रोडक्शन का काम होता था। लेकिन अगर ड्रिलिंग की बात आती है तो ड्रिलिंग में चन्हू दारो तो खैर था ही, लोथल भी और धोलावीरा में भी ड्रिलिंग का काम किया जाता था। नागेश्वर और बालाकोट नागेश्वर एंड बालाकोट वर स्पेशलाइज्ड सेंटर फॉर मेकिंग शेल्स ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग द बैंगल्स, लेडर्स एंड इनले। तो यहाँ पर नागेश्वर बालाकोट में इस तरह का काम किया जाता था। क्लियर। अब चलते हैं आगे की कहानी पर, आगे हम चलते हैं बनावली पर। तो बनावली में बताया गया है, बनावली सबसे पहले आपको देखना है कि बनावली कहाँ पर है। बनावली जो है वो हरियाणा में। हमेशा आपके बोर्ड एग्जाम और सीयूटी में इसमें मैप से क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो ध्यान से इस चैप्टर को इतने अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके मैप के क्वेश्चन, 1 मार्क का क्वेश्चन और आपके बोर्ड एग्जाम से सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी काफी आते हैं, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, बनावली को देखते हैं। तो ये जो है ये रहा बनावली आपका, ठीक है, और ये कहाँ पर है, ये है हरियाणा में, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि बनावली को लोकेट करना है तो आप हरियाणा में उसको लोकेट कर दीजिएगा, राइट। और कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि मैप से डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ करके और पूछेंगे कि बताओ बनावली कहाँ पर है, तो आपको 4 स्टेट्स दे देंगे, आपको उनमें से एक टिक करना है, यानी कि हरियाणा पे टिक करना है, ठीक है।
अब हम क्या करते हैं कि बनावली को देखते हैं। अब ये सारी की सारी, अब देखिए इस मैप के थ्रू आपके सारे काफी सारे क्वेश्चंस जो है वो सोल्व हो जाएंगे। तो आपको इनसे क्या करना है, एक मैप लेकर के आपको उसको साइट्स को लोकेट करके देखना है। तो आपके मैप के क्वेश्चंस कोई भी गलत नहीं होंगे, चाहे वो आपके सीयूटी में, चाहे वो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे हो, राइट। तो ये रहा आपका हड़प्पा पाकिस्तान में, ठीक है। ये कालीबंगा कहाँ पर है, राजस्थान में। मोहनजोदारो कहाँ पर है, पाकिस्तान में। कोटजी कहाँ पर है, ये भी। चन्हुदारो कहाँ पर है, ये भी पाकिस्तान में है। धोलावीरा, लोथल, ये सारे कहाँ पर है, ये गुजरात में है, राइट। और ये आपका क्या हो गया, नागेश्वर, मतलब बिल्कुल आपके कॉर्नर पॉइंट पे, गुजरात के बिल्कुल कॉर्नर पॉइंट पे आपको दिखाया गया है नागेश्वर, ठीक है। राखीगढ़ी कहाँ पर है, तो ये दोनों हरियाणा में है, ठीक है। राखीगढ़ी और बनावली दोनों ही हरियाणा में है, तो इसको नोट कर लीजिएगा कहीं पर। अब हम बात करते हैं किसकी, बनावली पर थोड़ा सा जान लेते हैं। बनावली इज एन इंडस वैली सिविलाइजेशन एरा आर्कियोलॉजिकल साइट इन द फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा। हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो है वो बनावली पाया जाता है, ठीक है। और इंडिया नॉर्थ वेस्ट ऑफ द कालीबंगा एंड द फतेहाबाद, बनावली फ्रॉम ले, ठीक है, नोन एज द वनावली। तो इसको जो है बनावली से, मतलब ये वनावली से बनावली कैसे पढ़ा, तो रिपीटेड कहते हैं ना कि किसी चीज को दोहराते दोहराते थोड़ा सा उसका जो है वो बोलने का एक्सेंट चेंज हो जाता है। तो पहले इसका नाम क्या था, वनावली था, फिर ये बनावली हो गया। इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ड्राइड, दैट इज सरस्वती। क्वेश्चन अगर आता है कि बताओ बनावली कौन सी रिवर के पास लोकेटेड थी, तो आ जाएगा आपका सरस्वती रिवर, ठीक है। क्लियर है, तो बनावली कहां पर है, ये रहा आपका, राइट। अब हम बात करते हैं किसकी, आगे की बात करते हैं कालीबंगा की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, यहां से क्वेश्चन जरूर से आता है आपका 1 मार्क का क्वेश्चन, राइट। तो कालीबंगा कहां पर है, कालीबंगा के बारे में थोड़ी सी यहां पर हम जानकारी लेंगे। द साइट्स कालीबंगा लिटरली बैंगल्स। तो कालीबंगा का लिटरल मीनिंग क्या होता है, कालीबंगा, दैट मीन्स कि काले रंग की चूड़ियां, ठीक है। तो देखो, लिटरली ब्लैक बैंगल्स डिराइव द नेम ऑफ द डेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्रेगमेंट ऑफ द ब्लैक बैंगल्स विच वर फाउंड एट द सरफेस ऑफ इट्स माउंट। यहाँ पर जितने भी माउंट्स मिले हैं, जितने भी डेड बॉडीज मिली हैं, तो खास करके फीमेल्स की उनमें ना उनके हाथों में काले रंग की चूड़ियां ज्यादातर पाई गई हैं, इसलिए इसका नाम ही रख दिया गया, मतलब कालीबंगा, कि इसका नाम जो है काले रंग की चूड़ियां ज्यादा मिलने की वजह से इसका नाम ये रख दिया गया। और काफी सारी मात्रा में यहाँ से काले रंग की चूड़ियां मिली है, कहाँ, किन पर, माउंट्स पर, ठीक है। तो कालीबंगा इज डिस्टिंग्विश बाय इट्स यूनिक फायर अल्ताज। ये चीज ध्यान से रखना, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर कोई डीप से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताओ अग्नि, जो ये अपना हवन कुंड होता है ना, ठीक है, तो यूनिक फायर अल्ताज, इसको फायर अल्ताज कहते हैं, अग्नि हवन कुंड को फायर अल्ताज बोलते हैं। ये कहाँ से मिला, ये मिला हमें कालीबंगा से, ठीक है। और इसके अलावा और क्या मिला, इसके अलावा अर्लियस्ट अटेस्टेड दैट द प्लो फील्ड, जुते हुए खेतों के साक्ष्य भी हमें कहाँ से मिले, हमें कालीबंगा से मिले। क्लियर, जुते हुए खेतों के साक्ष्य का मतलब होता है कि कोई जो है वो क्रॉपिंग करने ही वाला था कि अचानक से कुछ हो गया XYZ, और वो जो प्लोड फील्ड है कि वो लोग खेती भी जो है वो प्लो के बाद किया करते थे। पहले जो भी इनका टेरिकोटा बुल्स मिला है, तो बैलों से वो क्या करते थे, हल के भी साक्ष्य मिले हैं जो कि चोलिस्तान से मिले हैं, राइट। लेकिन जुते हुए खेतों के साक्ष्य, प्लोड फील्ड के जो एविडेंस है वो कहाँ से मिले हैं, इससे कालीबंगा से, राइट। तो इट इज अराउंड 2900 BC दैट द रीजन ऑफ कालीबंगा डेवलप्ड इनटू व्हाट वी कैन कंसिडर एज अ प्लान सिटी। कालीबंगा इज द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब बोलोगे मैडम सारी ही लार्जेस्ट थी तो छोटी कौन सी होगी। बच्चे मैंने कहा ना, कुछ फेमस साइट्स इनके जिनके बारे में बताया गया है वो बहुत लार्जेस्ट सिटी मानी जाती है, और इनमें क्या क्या चीजें फेमस थी वो सारी चीजें बताई गई है, राइट। तो हमने कालीबंगा में क्या क्या चीजें देखी, हमने कालीबंगा में एक तो प्लोड फील्ड के जो एविडेंसेस मिले हैं, दूसरा फायर अल्ताज भी हमें यहीं से मिले। इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है, काले रंग की चूड़ियां, दैट मीन्स की ब्लैक बैंगल्स। क्लियर, चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। तो आगे की कहानी क्या कहती है, आगे हम करते हैं कालीबंगा को ही कंटिन्यू करते हैं। अदर रिमार्केबल, इसके अलावा की बात हो रही है, फाइंड्स आर बीड्स एंड द बैंगल्स ऑफ द सेमी प्रेशियस स्टोन। बैंगल्स के अलावा यहाँ पर कुछ प्रेशियस स्टोन्स के भी यहाँ पर प्रमाण मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। टेरिकोटा एंड द शेल्स, चर्ट, ब्लेड्स, ठीक है, वेट एंड द स्पोर्ट्समैन ऑफ द आइवरी एंड द बोन्स, बीड्स एंड फॉयल इन गोल्ड। तो इसके अलावा कालीबंगा में काफी सारी चीजें, चाहे वो मेटल के रिगार्डिंग लगा लीजिए, चाहे वो किसी और के, अब फाइल अल्तार्स है वो तो मेटल के
लावा इसमें बताया गया है। तो यहाँ पर ठीक है प्रोडक्शन होता था, क्राफ्ट प्रोडक्शन यहाँ पर भी होता था और ये चीजें यहाँ पर फेमस थी। तो हमने बताया इसमें कि क्या क्या चीजें, टेरिकोटा एनिमल फिगर्स भी हमें यहाँ से मिले, इंस्क्राइब द सिटेटाइट सील्स, सिटेटाइट किसको बोलते हैं, सिटेटाइट बोलते हैं सॉफ्ट स्टोन को, राइट, सिटेटाइट किसको कहते हैं, सॉफ्ट स्टोन को। ये एक ऐसा कोमल पत्थर होता है जो कि उसमें जो है बीड मेकिंग में या किसी और चीज में उसको काम में लाया जाता था, जो इजीली जो है वो कट हो जाता था, राइट। शेल्स होते थे, शेल्स से भी बने ऑब्जेक्ट जो है वो बनाए होते थे। इसके भी प्रमाण जो है हमें कालीबंगा से मिले हैं। ये देखिए, ये इस तरह से, ये जो प्लोड फील्ड है, इस तरह के हमें एविडेंसेस मिले हैं कालीबंगा से, राइट। सील्स, उसके बाद कॉपर, उसके बाद है फिश हुक्स, ठीक है। तो अब वो जो फिश नेट होता था या फिश हुक होता था, फिश को टांगने का हुक बनाया होता था, वो भी हमें कहाँ से मिला है, कालीबंगा से, राइट। चार्ड बार्ले एंड ग्रेन, ठीक है, चार्ड बार्ले एंड ग्रेन, तो हमें यहाँ से अनाजों के साक्ष्य भी मिले हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर बताया गया कि बार्ली के, राइट, ग्रेन्स के, तो अनाजों के साक्ष्य भी हमें कालीबंगा से मिले हैं, बाकी साइड से मिले हैं, लेकिन कालीबंगा की स्पेशलिटी आपको बता दी है कि ये चीजें यहाँ पर मिली होती थी। कौन कौन सी चीजें, आपको 3 से 4 चीजों पे नोट बनाना है। एक तो कालीबंगा का लिटरल मीनिंग बताना है, जिसको बोलते हैं ब्लैक बैंगल्स। दूसरा क्या है, यहाँ पर प्लोड फील्ड और फाइल अल्ताज के अलावा हमें ये चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। टेरिकोटा एंड द सेल, चर्ट ब्लेड्स होते थे, ठीक है। चर्ट्स क्या होते हैं बेटे, चर्ट होता है कि एक तरह का स्टोन होता है जो वो अपना माप तोल में मेजरमेंट किया करते थे ना, बाट जिसको बोलते हैं, तो वो चर्ट पत्थर के ही बने होते थे। चर्ट क्या होती है, एक पत्थर की किस्म होती है जिसको क्यों वेट वगैरह में यूज किया करते थे। अच्छा, इनके वेट होते थे वो अनरिमार्केबल होते थे, मतलब उनमें डिमार्केशन नहीं होती थी, कोई भी मार्क किया हुआ नहीं होता था कि ये भाई 1 kg का है, ये 5 kg का है, ये 10 kg का है, नहीं। वो सिर्फ अजप्शन पर ही खाली बस अंदाजे से ही वो लोग अपना जो भी मेजरमेंट होता था वो किया करते थे। इसके अलावा टेरिकोटा सील्स भी मिले। अब ये टेरिकोटा क्या होता है, टेरिकोटा होती है एक तरह की मिट्टी होती है, राइट। तो उसकी सील्स बनी होती थी। तो सील्स क्या होती है, ये मोहरें होती हैं। तो मिट्टी की मोहरें भी, पत्थर की मोहरें भी होती थी, मिट्टी की मोहरें भी होती थी। तो यहाँ से कालीबंगा से पाई गई है और इसके साथ साथ में अनाजों के साक्ष्य भी पाए जाते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं किसकी, कि अगर आप देखो अभी हमने क्या किया, ये इतने सारे हमें साइट्स के बारे में पता किया, ठीक है। हमें पता चला कि कौन कौन सी साइट थी, कौन कौन सी साइट पर क्या क्या चीजें हमें एग्जीबिशंस के दौरान हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को मिली, राइट। इसी तरह जो हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम नेक्स्ट पार्ट में हम करने वाले हैं कि उनकी सोशल लाइफ कैसी थी, वो कैसा जीवन जीते थे और किस तरह का व्यापार करते थे, कौन कौन सी कंट्री के साथ कौन कौन से व्यापार करते थे, किस तरह के व्यापार करते थे, प्रेशियस स्टोन है, गोल्ड है, कॉपर है, किस किस के साथ में उनके लिंक्स थे। तो वो सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। देखो, अगर आपका भी सपना है बोर्ड एग्जाम प्लस सीयूटी में दोनों में अच्छा स्कोर करने का, तो बच्चे उसके लिए आपको मैं रिकमेंड करना चाहूंगी कि ये एम्बिशन बैच जो है ये अभी रनिंग में है। इसकी क्लासेस जो है वो भी चल रही हैं, 14 जून से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। तो एम्बिशन बैच को ज्वाइन करके आप दोनों बड़े एग्जाम्स की, यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम की प्लस सीयूटी की, दोनों की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपका महापैक है। महापैक वाले, जैसे लास्ट ईयर बच्चों ने महापैक लिया था, तो वो लास्ट तक, जब तक सीयूटी का एग्जाम नहीं हो गया, तो लास्ट तक वो हमारे साथ बने रहे थे। जितने भी बैच आए थे उन सभी का एक्सेस इन महापैक वाले स्टूडेंट्स को मिल जाता है। बार बार इनमें परचेज करने की जरूरत नहीं होती है। 15 मंथ्स की इसकी वैलिडिटी होती है। तो आपका बोर्ड एग्जाम प्लस आपका सीयूटी दोनों इसमें कवर हो जाते हैं। साथ साथ में इसमें एक खास बात बता दूं मैं आपको, एक तो बैच का एक्सेस, सभी बैचेस का एक्सेस मिल जाएंगे लास्ट तक, राइट। और पीडीएफ है, आपकी ई बुक्स है और आपके प्रैक्टिस सेट है, मॉक टेस्ट है, वो सारे आपको इसमें दिए जाएंगे, चाहे वो आप कोई भी बैच ले लीजिए, राइट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं किसकी, राइजिंग बैच की, तो ये सिर्फ आपके क्लास 12th के लिए है। उसमें आपको जीटी इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाएगी, जो आपके एम्बिशन और महापैक में पढ़ाई जाएगी, जीटी और इंग्लिश। लेकिन इस राइजिंग बैच में सिर्फ और सिर्फ आपके डोमेन सब्जेक्ट की ही प्रिपरेशन करवाई जाएगी। चाहो तो आप इसको भी परचेज कर सकते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं Y489। इस पर मैक्सिमम डिस्काउंट पाना है, ठीक है। अगर चैनल पर नए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि कैसे मैम हमें ये परचेज करना है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले गूगल पर जाना है। अगर आपने अड्डा 24/7 की मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, फटाफट से कर लेंगे, क्योंकि क्लासेस भी आप वहीं से लेंगे और सारी चीजें आपको वहीं पर मिलती रहेंगी। इसके बाद हम फर्स्ट ऑप्शन पे टिक करेंगे। यहाँ पर आएगा आपका ऑल कोर्सेज, ठीक है। जैसे आपने ऑल कोर्सेज पर टिक किया, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा आपका अंडरग्रेड एंट्रेंस एग्जाम, राइट। उसके बाद क्या करेंगे, हम सीयूटी पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सीयूटी आर्ट्स है, महापैक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल
ये आपका महापैक है, राइट। महापैक में बुक विद बुक भी है और विदाउट बुक भी है, राइट। अब मैंने क्या किया, मैंने विद बुक को लिया। अब आप बोलोगे मैडम इतना ज्यादा अमाउंट है इसका तो बच्चे लेकिन इसके 15 मंथ्स की वैलिडिटी तो है ना। तो आप क्या करोगे, सीधा बाय नाउ पर जाओगे, ठीक है, सीधा क्या करोगे, बाय नाउ पर जाओगे। अब बाय नाउ पर क्लिक करते ही आपसे पूछेगा वो कूपन कोड क्या बताना है आपको, Y489 ये कूपन कोड लगाना है। और ये देखिए अभी आपका कितना 12,000 कितना हो गया आपका, ठीक है, कितना हो गया 12,117 रुपीज का पड़ रहा है, यानी कि आपकी 15 मंथ की। आप ये लगा लीजिए कि 1,000 रुपीज यार पर मंथ पड़ रहा है आपको, वो भी पर मंथ नहीं पड़ रहा है, मतलब 1,000 से भी अगर मैं कम की बात करूं, जिसमें आपको एक नहीं दो नहीं पूरे 6-6 7-7 सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं और साथ में बुक भी दी जा रही है, नोट्स हो गई, PDF हो गई, आपको रिकॉर्डेड वीडियोज मिल गई, सभी बैचेस का एक्सेस भी आपको मिल रहा है। बच्चे जल्दी जाइए, इसमें घाटे का सौदा नहीं है। अगर आप कहीं ट्यूशंस भी जाते हैं तो वहां पर मिनिमम कम से कम बता रही हूँ कि 1,000-1,500 तो आप देते होंगे। तो अगर आपने 4 से 5 सब्जेक्ट भी अपने ट्यूशंस में लगाए हैं तो आप पर मंथ कितना पे करते होंगे, कैलकुलेट करके दिखेगा। थोड़ा सा इस पर भी ध्यान दीजिएगा कि फायदा किस में है आपका, इसमें या आपके ऑफलाइन ट्यूशन, ठीक है। अब इसके बाद अगर कुछ बच्चे ये कहते हैं कि नहीं मैम हमें महापैक नहीं लेना, हमें क्या करना है, हमें तो एम्बिशन बैच लेना है, तो एम्बिशन बैच के लिए भी आप क्या करेंगे, एम्बिशन बैच के लिए भी आप वहीं पर क्लिक करेंगे जहां पर मैंने अभी आपको बताया था। महापैक के अलावा यहाँ पर आपको क्या करना है, यूजीसी ये आपका अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम करना है, CUT करना है, यहाँ पर आर्ट्स पर क्लिक करना है। जैसे आपने आर्ट्स अपने नियर डियर जो भी साइंस के हैं, कॉमर्स के, आप उनको भी बता सकते हो, कूपन कोड लगा करके उनको भी डिस्काउंट मिल जाएगा। ये रहा हमारा एम्बिशन बैच जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और GT इंग्लिश भी पढ़ाई जा रही है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इसको परचेज करोगे, ठीक है। अब ये देखिए इसमें 500 की आपकी ऑनलाइन क्लासेस मिल रही है आपको, साथ साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, ई बुक भी मिल रही है। इस पर भी आप कूपन कोड लगा करके और मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं Y489, ठीक है, Y489। ये देखिए ये अप्लाई कर दिया और ये कोर्स आपका कितने का रह गया, 8,714 ओनली का, ठीक है। तो जाकर के देखिएगा बच्चे, ये दोनों एग्जाम को आपको कवर करेगा। राइजिंग बैच भी आप चाहो तो ले सकते हो, वो आपके सिर्फ क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए सिर्फ आपके डोमेन्स को ही प्रिपेयर करवाएगा, आपके जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं को, इसमें GT इंग्लिश नहीं करवाई जाएगी। तो इसमें मेरे को लगता है कि घाटे का सौदा तो है नहीं, ठीक है। जा करके थोड़ा सा शांति से सोचिएगा और जल्दी से जल्दी क्लासेस को अटेंड करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जितने जल्दी हम सिलेबस को कवर करेंगे उतना हमें बाद में एक रिवीजन का अच्छा खासा मौका मिल जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम कोड जो है वो क्या करोगे, मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए Y489 कोड को यूज कीजिएगा, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।